और कंसल्टेंट से रिलेटेड मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको इतना पैसा खर्च करके कनाडा आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से आप अपने 10,000 तो एटलीस्ट सेव कर ही सकते हो। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेकर कनाडा के लिए फ्लाइट में बैठने तक आपका कितना खर्चा हो जाएगा, क्या हिसाब किताब रहेगा, और साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप अपने थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो अभी आज के हिसाब से चल रहा है $1 इज इक्वल टू 61 रुपीज़ एंड 13 पैसा। लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए मैं 60 रुपीज़ का हिसाब लेके चलूँगा। तो यार सबसे पहला जो आपका खर्चा होगा वो होगा आपके आइल्स के एग्जाम का। तो बेसिकली यार आइल्स दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल और एक होता है एकेडमिक वाला। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो तो आपको एकेडमिक वाला आइल्स देना होगा और उसकी जो फीस है वो है 15,500 रुपीज़। और इसमें सेविंग का तो कोई हिसाब नहीं है, आप पैसे बचा नहीं सकते क्योंकि जो फीस है वो ऑर्गेनाइजेशन की है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना आप कर सकते हो, जो एग्जाम है वो एक ही बार देना और अब जो भी बैंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देना ताकि आपको दोबारा ना देना पड़े, क्योंकि अगर दोबारा देना पड़ गया तो आपको 15,500 दोबारा देने पड़ जाएंगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 31,000 रुपीज़ का। तो कोशिश करना एक बार एग्जाम देना ढंग से तैयारी करके और अपने 6.5 ओवरऑल और 6 इन ईच मॉड्यूल लेना और आपका काम हो जाएगा। तो ये सब। अब आइल्स का एग्जाम देने के लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आइल्स की तैयारी करने के लिए कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी फीस 6,000 पर मंथ, 8,000 या फिर 10,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। अब मेरा मानना ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत ठीक ठाक इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत बोल लेते हो या फिर इंग्लिश मूवीज़ थोड़ी बहुत समझ लेते हो तो आपको कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपना यूट्यूब वगैरह पे जाके बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि आइल्स लिज हो गया, E2 लैंग्वेज हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आइल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो समझ सकते हो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक चीज़ के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी होती है। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने 10,000 तो एटलीस्ट सेव कर ही सकते हो। तो ठीक है यार, आपने अपनी आइल्स की तैयारी कर ली, बढ़िया तरीके से एग्जाम दे दिया, आपका 6.5 ओवरऑल स्कोर भी आ गया, काम सेट हो गया, पार्टी बूटी भी कर ली। अब अगला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है और ये देखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है कनाडा के अंदर, कौन से कॉलेज में जाना है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने उसके लिए प्रॉपर वीडियोस वगैरह बना रखी हैं, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जब ये सारा काम हो जाएगा, आपका कोर्स वगैरह सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंसल्टेंट के पास जाना है। अब अगर देखा जाए जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं उनकी जो फीस होती है वो होती है 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ या फिर 30,000 रुपीज़। वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर या फिर कंसल्टेंट की रेपुटेशन के ऊपर। लेकिन मेरी आप लोगों को पर्सनली यही सजेशन रहेगी कि एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जिसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती। कॉलेज सिलेक्ट करना या फिर वहाँ पे अप्लाई करना या फिर वीज़ा की एप्लीकेशन डालना, उसके लिए जो कंसल्टेंट होता है वो अपनी खुद की कोई फीस नहीं लेता, क्योंकि हर एक कंसल्टेंट को एक प्रॉपर कमीशन मिलती है कॉलेज की तरफ से जब कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन वगैरह ले लेता है। ठीक है, और कंसल्टेंट से रिलेटेड मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार कंसल्टेंट के पास जाओगे, अगर वो आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए पुश करता है या फिर कुछ एक दो कोर्सेज के लिए पुश करता है कि ये मैनेजमेंट, ये कोर्स, ऐसा कोर्स, वैसा कोर्स ले जाओ, तो उस कंसल्टेंट से साइड हो जाना, भाग लेना वहाँ से पीठ दिखा के, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा आने के बाद कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया रहेगा, किस चीज़ में आपका बढ़िया करियर बनेगा, किसी XYZ कंसल्टेंट को नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना जो कि फीस वगैरह चार्ज नहीं करता, तो आपके 10,000, 20,000 या फिर 30,000 रुपये बच जाएंगे। तो हिसाब किताब होता है। अब अगला जो आपका खर्चा होगा वो होगा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, मतलब आपकी एप्लीकेशन फीस का। और अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो फीस है, मतलब एप्लीकेशन जो फीस है वो है $100 से लेकर $125। तो अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, जो कि इस वीडियो में मैं 60 रुपीज़ का हिसाब किताब लेके चल रहा हूँ, तो आपका एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, मतलब एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने का जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 रुपीज़। और मेरे ओपिनियन में आप 3 इंस्टीट्यूशन वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, तो आपका ओवरऑल जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा 18,000 रुपीज़। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 या 6 या 7 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, एट दी एंड जाना तो एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। ठीक है, और अगर कहीं से रिजेक्शन आती है तो पैसे वापस तो आते नहीं है। तो आपको थोड़ा समझदार होकर यहाँ पे थोड़े पैसे भी सेव कर लेने हैं और 20,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। अब 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अब ऑफर लेटर के ऊपर सारी की सारी डिटेल लिखी होती है, आपका नाम लिखा होगा, आपका स्टूडेंट नंबर लिखा होगा, कितनी फीस
डिपॉजिट करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, वो मेंशनड होगी। और साथ के साथ आपको किस तरीके से फ़ीस डिपॉजिट करनी है मोस्ट प्रोबेबली वो भी मेंशनड ही होगा। और साथ के साथ ये भी लिखा होगा कि आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, सारी की सारी डिटेल आपकी ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखी होती हैं। और अगर मैं थ्योरी वाले कोर्सेज़ की बात करूँ तो उनकी जो एवरेज फ़ीस होती है, मतलब जो फ़ीस होती है वो $6,000 कनेडियन वाले या फिर 7,000 या 8,000 होती है। और अगर मैं थोड़े प्रैक्टिकल कोर्सेज़ की बात करूँ तो उनकी जो फ़ीस होती है वो 12,000 कनेडियन डॉलर्स या फिर 11,000 10,000 कनेडियन डॉलर्स होती है। तो मैं एवरेज 9,000 कनेडियन डॉलर्स फ़ीस लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर की 9,000 कनेडियन डॉलर्स फ़ीस होगी, दूसरे सेमेस्टर की 9,000 कनेडियन डॉलर्स फ़ीस होगी। तो अभी के रूल्स के हिसाब से आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो आपको टोटल 18,000 कनेडियन डॉलर्स इंडिया से कनाडा ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, मतलब अपनी फ़ीस वगैरह डिपॉजिट करानी पड़ेगी। और उसको अगर हम कन्वर्ट करके देखें इंडियन करेंसी में तो वो हो गए 18 × 60 करके क्या हिसाब बनता है, वो हो गए 10,80,000 रुपीज़। तो आपको इतने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अब फीस डिपॉजिट करवाने के बाद आपका अगला जो खर्चा आता है वो आता है आपके जीआईसी का। और जीआईसी का मतलब होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपको 10,200 कनेडियन डॉलर्स किसी कनेडियन बैंक में डिपॉजिट करवाने होंगे और ये मैंडेटरी होते हैं। और उसमें कुछ एज सच हम फीस वगैरह या किसी चीज़ में सेविंग वगैरह तो नहीं कर सकते। और अगर हम 10,200 कनेडियन डॉलर्स को INR में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के आसपास हो जाता है, 6,12,000 रुपीज़। तो आपको इतने रुपए अपने इंडियन बैंक से उठा के किसी कनेडियन बैंक में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो अगला आपका ये खर्चा होता है। और ये ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो जीआईसी आप डिपॉजिट कराओगे, मतलब 6 लाख रुपए किसी कनेडियन बैंक में डिपॉजिट कराओगे, जब आप कनाडा आ जाओगे ना तो वो किस्तों में आपको वापस आते रहेंगे। अब यार इंडिया से अगर कनाडा पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा xtravelmoney.com को, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट प्लेस है। और इसके अगर रिव्यूज़ की बात करें गूगल पे और ट्रस्ट पायलट पे, वो बहुत ही बढ़िया है, लाइक अराउंड 4.9 आउट ऑफ 5। तो बेसिकली यार इनकी जो सारी की सारी सर्विसेज हैं वो पूरे तरीके से ऑनलाइन है। तो किसी भी काम के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ के साथ जब आप इंडिया से अब्रॉड पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो ये बेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। और साथ के साथ इनके पास हर एक काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। तो बेसिकली अगर आप अपनी फीस फ्लाई वायर या फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो इसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और साथ के साथ जीआईसी के लिए इनके पास एक डेडिकेटेड टीम है। तो अगर आप किसी इंडियन बैंक से अपने पैसे अब्रॉड ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे आपको रेमिटेंस फीस अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है 1 से 1.5 रुपये। तो अगर आप $10,000 ट्रांसफ़र करते हो तो उस केस में आपको जो फीस पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 15,000 रुपये पड़ जाएगी। और अगर आप xtravelmoney.com से अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो इनकी जो रेमिटेंस फीस है वो है 0.4 से लेकर 0.6। तो आपका जो खर्चा होगा वो हो जाएगा 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये। तो यहाँ पे आपके 50% पैसे बच जाएंगे। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनके कोई हिडन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होते। और इन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसका नाम है अल्ट्रा फास्ट फीस पेमेंट। उस केस में क्या होगा कि आप 4 घंटे के अंदर अंदर अपनी पूरी की पूरी फीस इंडिया से या अपनी होम कंट्री से कनाडा या फिर किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो। तो काम सेट है। तो अगर आप xtravelmoney.com के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यार अभी तक आप अपने 16 या 17 लाख रुपए खर्च चुके हो, लेकिन अभी तक आपका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, अभी और खर्चे होना बाकी है। तो जीआईसी डिपॉजिट करवाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपना एक मेडिकल एग्जाम देना होगा, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप होता है कनाडा का एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और इंडिया में आई थिंक मेडिकल एग्जाम की जो फीस है वो 6,000 या फिर 6,500 के आसपास है। तो इतना तो आपका खर्चा हो गई। और अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू वगैरह है, कोई गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा रखा है या फिर किसी बॉयफ्रेंड का नाम अपने यहाँ पे लिखवा रखा है, तो उस केस में थोड़ा सा और ज़्यादा खर्चा हो सकता है। लेकिन एवरेज देखा जाए तो 6,000 के आसपास आपका मेडिकल का खर्चा हो जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं कि वीज़ा वगैरह का क्या हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, आपने अपना आइल्स का एग्जाम दे दिया था, आपको आपकी TRF मिल गई थी, मतलब जो आइल्स की रिपोर्ट कार्ड होती है वो मिल गई थी, आपको ऑफर लेटर भी आ गया था, आपने फीस डिपॉजिट कर दी, उसके बाद आपको फीस की रिसीट वगैरह सब कुछ मिल गई होगी कॉलेज से, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिल गया, GIC भी डिपॉजिट करा दी, उसके बाद मेडिकल एग्जाम भी दे दिया। 6,000 रुपीज़ लगे क्योंकि आपका गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए। साथ के साथ अगर आपने लोन लिया था वो डॉक्यूमेंट हो गया, लोन का डॉक्यूमेंट या फिर जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए, सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली, प्रॉपर फाइल बना ली। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो कंसल्टेंट को पता होता है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा, इसलिए कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप प्रॉपर फाइल वगैरह बना लेते हो। अब आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की, कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 150 कनेडियन डॉलर्स। और साथ के साथ आपको एक बायोमेट्रिक्स की फ़ीस भी देनी पड़ती है जिसकी फ़ीस होती है 85 कनेडियन डॉलर्स। तो टोटल हो जाते हैं 235
कनेडियन डॉलर्स, और उसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखें, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करें, तो वो हो जाता है 14,100 रुपीज़। और ये मैंने अभी माइंड में कैलकुलेशन नहीं की, मेरे को याद था, ठीक है, लिखा हुआ मैंने, स्क्रिप्ट के अंदर है, तो ये हिसाब किताब। तो ठीक है यार, आपने अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दी है। अब जो है मेन क्रूशियल टाइम शुरू होता है, मतलब वो जो धक धक वाला टाइम होता है ना, वेटिंग पीरियड, वो शुरू होता है। क्योंकि आपका कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा 10 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, या फिर 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो लेट अस से 2 महीने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाती है, मतलब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है। अब आप कनाडा जाओगे, लेकिन जाने के लिए आपको एक फ़्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी, और उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ़्लाइट का प्राइस चेक किया था दिल्ली से टोरंटो का, तो वो था 1500 कनेडियन डॉलर्स, जो कि 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो होते हैं 90,000 रुपीज़। तो ये भी काफ़ी थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन तरीके हैं कि आप थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। तो मेरे पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, तो मेरे थोड़े पैसे सेव हो गए थे। मेरी 62,000 के आसपास की टिकट थी, वो 56,000 की हो गई थी। और साथ के दूसरा तरीका ये, अगर आपकी किसी जान पहचान है, कोई किसी कंपनी में आप किसी को जानते हो, तो वहाँ आपके थोड़े पैसे सेव हो सकते हैं। या फिर आप एक ऐसी फ़्लाइट सिलेक्ट कर सकते हो जिसके 2-3 ले ओवर हैं, तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो ये तरीके हैं पैसे बचाने के, और फिर अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करा लेना और आपका काम सेट हो जाएगा और आप जाने वाले हो कनाडा। हाँ जी, तो यार आपका कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लग गया है, फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक हो गई हैं, सारा का सारा काम सेट हो गया, पक्का हो गया कि अपना मुंडा या कुड़ी कनाडा जाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और एक्साइटमेंट में आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करोगे, क्योंकि मैं कनाडा बढ़िया कपड़े लेके जाऊँगा, शूज़ लेके जाऊँगा, बर्तन लेके जाऊँगा, ये लेके जाऊँगा, वो लेके जाऊँगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है ना, तो प्रॉपर मैंने एक पैकिंग से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि 50,000, 60,000, 70,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं और फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं। इतनी ज़्यादा आपको शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स का इतना ज़्यादा पैसा खर्चवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी इतने पैसे खर्चे हैं आपकी फ़ीस पे, आपकी GIC पे। तो मैक्सिमम 30,000 या फिर 35,000 तक की शॉपिंग करो। बैग्स वगैरह हो गए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लो, क्योंकि कनाडा में सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। कोई जंगल में तो आ नहीं रहे हो, एक डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हो, तो सारा सौदा यहाँ पे अवेलेबल है। अब यार, अब जब कनाडा जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो खाली पॉकेट से लेके तो जाओगे नहीं, और जब कनाडा पहुंचोगे तब भी आपको थोड़े पैसों वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन आता है कि भी कनाडा जब हम जाएंगे तो कितने पैसे अपने साथ लेके जाएं। तो इसमें हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई कहता है कि $2,000 लेके जाओ, कोई कहता है $500 लेके जाओ। मेरा मानना यह है कि अगर आप $1,000 लेके जाओगे तो वो मोर देन इनफ है। $1,000 मतलब 60,000 रुपीज़ हो गए। अगर आपको रेंट देना पड़ जाता है या फिर कुछ भी खर्चा करना पड़ जाता है, तो इतने में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, सारा काम सेट रहेगा। तो अगर सारी की सारी चीज़ों को समराइज़ करें और ये पता करने की कोशिश करें कि टोटल आपका कितना खर्चा हो जाएगा स्टार्टिंग से लेकर कनाडा के लिए फ्लाइट में बैठने तक, तो वो देखते हैं एक बार। तो आइल्स लेटर से कि आप सिर्फ एक बार देते हो ढंग से तैयारी करके, तो आपका जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा 15,500 रुपीज़। उसके बाद आपने तैयारी की किसी कोचिंग सेंटर में जाके, तो आपके 10,000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे, मतलब 10 या 12,000 या फिर 8,000, डिपेंड करता है कोचिंग सेंटर की फीस कितनी है। और आप लेटर से किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाते हो जिसने 20,000 रुपीज़ फीस चार्ज की मेरे मना करने पर भी, तो 20,000 आपके वहाँ खर्च हो जाएंगे। उसके बाद आप 3 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह में अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपका खर्चा हो जाएगा 18,000 रुपीज़। उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है, आप अपनी फीस डिपॉजिट करते हो, जो कि हमने कैलकुलेट की थी 10,80,000 रुपीज़। और फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको GIC डिपॉजिट करनी होगी, और GIC का हिसाब किताब यही है कि $10,000 डिपॉजिट करने होंगे, और अगर उसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपका खर्चा हो जाएगा 6,12,000 रुपीज़। मेडिकल का हिसाब है कि कोई टैटू वगैरह नहीं था तो आपको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे प्रॉपर फाइल वगैरह बना के, तो आपको उसमें बायोमेट्रिक्स और एप्लीकेशन फ़ी जो टोटल खर्चा हो जाता है वो हो जाता है 14,100 रुपीज़। तो फ्लाइट की टिकट बुक करते हो, वहाँ पे आपका खर्चा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपीज़। और उसके बाद फिर आप शॉपिंग वगैरह करोगे। अब मेरी मानो तो 35,000 से ज़्यादा खर्चा मत करना, तो यहाँ पे आपका खर्चा मान के चलते हैं 35,000 रुपीज़। और जब आप अपनी होम कंट्री से कनाडा ट्रैवल करोगे तो ऑब्वियसली खाली पॉकेट तो लेके जाओगे नहीं, तो वहाँ पे आप अपने साथ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ लेके ही जाओगे। तो अगर यार इन सारी चीज़ों को अगर हम टोटल करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा हो जाएगा 19,60,000 रुपीज़। और यहाँ पे मैंने जो करेंसी का कन्वर्जन रेट लिया है वो ये लिया है कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। और वही अगर हम 61 लेते हैं जो कि आजकल चल रहा है, तो उस केस में आपका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा हो जाएगा 20 लाख से लेकर 21 लाख के बीच में। तो इतना खर्चा आपका हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको इतना पैसा खर्च करके कनाडा आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आते हो तो बात ही खत्म होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कनाडा आते हो इतना पैसा खर्चा करके, तो उस केस में सोच समझ के आना कि भी कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आना चाहिए। इतना सोच के आना कि अगर इतना पैसा
पैसा खर्च करके आ रहे हो तो आप जो कोर्स लेके आ रहे हो उसकी रिटर्न भी बढ़िया होनी चाहिए। तो ढंग का एक कोर्स लेके आना और यहाँ पे मेहनत करना और अच्छी जॉब लेना या बिजनेस जो भी करना चाहते हो वो करना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।